बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हमने चैप्टर 5 में इंटरफेसेस को देखा था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि है डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कंपोनेंट्स हैं जो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए और डेटाबेस में मौजूद डाटा को रिट्राइव या एक्सेस करने के लिए, डेटाबेस में मौजूद डाटा को डिलीट या अपडेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स ओवरऑल हमें डेटाबेस के अंदर हेल्प आउट करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारी डेटाबेस के अंदर टेबल, क्यूरीज, फॉर्म और रिपोर्ट, ये सबसे मेन 4 ऑब्जेक्ट्स माने जाते हैं और इन पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है अक्सर कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेटाबेस कौन से हैं। तो ये 4 ऑब्जेक्ट्स को आप विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम वन बाय वन इन्हीं को ही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं टेबल को। टेबल क्या होता है ऑलरेडी भी आपको पता है। टेबल हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम रिलेटेड डाटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रोज और कॉलम्स के अंदर एडजस्ट करके लिखते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स फील्ड्स को शो करते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ रिकॉर्ड्स को शो करते हैं। अगर हम बात करें रोज़ की तो एक रो किसी एक इंडिविजुअल के कंप्लीट डाटा को रिप्रेजेंट करता है और इसी तरह से अगर हम बात करें किसी एक कॉलम की तो एक कॉलम किसी एक फील्ड पे डिफरेंट एलिमेंट्स के डाटा को रिप्रेजेंट करता है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि किस तरह से हम एक टेबल ले लेते हैं और टेबल में देखें। फॉर एग्जांपल मैं इस रो को चूज़ करती हूँ तो इस रो में किसी रोल नंबर 3 के बारे में बताया गया है, उसी रोल नंबर 3 का नेम बताया गया है, उसी रोल नंबर 3 की क्लास बताई गई है। एक रो 3 डिफरेंट किस्म की फील्ड्स को, 3 डिफरेंट फील्ड्स को डिस्क्राइब करी हैं, एक ही इंडिविजुअल की, एक ही एलिमेंट की, एक ही रोल नंबर 3 की, ठीक है। इसी तरह से अगर हम किसी एक कॉलम को चूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल रोल नंबर के कॉलम को मैंने चूज़ कर लिया तो इस कॉलम के अंदर देखें तो डिफरेंट है, एक ही फील्ड, रोल नंबर एक ही फील्ड है ना, लेकिन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रोल नंबर 1 कोई और है, रोल नंबर 2 कोई और है, 3 कोई और है, 4 कोई और है, 5 कोई और है। तो इसका मतलब अगर हम कॉलम चूज़ करते हैं तो एक कॉलम, एक फील्ड डिफरेंट इंडिविजुअल या डिफरेंट एलिमेंट्स की वैल्यूज़ को शो करवाता है। लेकिन अगर हम किसी एक रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं या सिलेक्ट करते हैं तो वो डिफरेंट फील्ड्स लेकिन किसी एक ही इंडिविजुअल की रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अगर हम इसमें बात करें रो की, जिसे हम रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, उस रो के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म की फील्ड्स होती हैं और वो डिफरेंट किस्म की फील्ड्स डिफरेंट किस्म के डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। बाकी टेबल के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता हैं। टेबल के अंदर हम कोई ना कोई प्राइमरी की रखते हैं जो यूनिक होती है। टेबल के अंदर जो हमारे पास डाटा होता है प्राइमरी की का, वो नॉट नल होता है। तो ये बाकी सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता हैं कि किस तरह से टेबल हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आती है क्यूरीज। अच्छा, क्यूरीज क्या होती हैं? क्यूरीज पे अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन भी आपने 1-2 बार किया कि क्या होती हैं क्यूरीज। तो बेसिकली जो क्यूरीज होती हैं, ये क्यूरीज वो सेट हैं या वो स्पेसिफिक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है या लाइन कोड हैं जो डेटाबेस के साथ जाके इंटरेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से डेटाबेस से हम कोई ना कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम डेटाबेस के ऊपर कोई ना कोई वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी वर्किंग हो सकती है, किसी भी किस्म की वर्किंग हो सकती है। ये सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि डेटाबेस के साथ कोई बात करनी है तो बात करने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होगी वो एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज़ होगी और फिर वो जो बातें होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे बात करने के लिए उर्दू का इस्तेमाल कर रही हूँ और फिर उसमें जो मेरे सेंटेंसेस हैं वो मेरी
रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ उसके अकॉर्डिंग है, उसके रेलेवेंट है। सेम इसी तरह से लैंग्वेज हम एसक्यूएल की यूज़ करेंगे, लेकिन फिर उसमें से जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम क्यूरीज का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सी क्यूरीज होती हैं, सिलेक्ट की होती है, क्रिएट की होती है, अपडेट की होती है, डिलीट की होती है, बहुत सारी क्यूरीज हैं। फिर क्यूरीज की भी आगे फर्दर कैटेगरीज हैं। ये सारी क्यूरीज विद एग्जांपल्स विद कैटेगरीज हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी हम इसमें क्राइटेरिया देते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा डाटा सिलेक्ट होता है। सपोज़ मेरे टेबल के अंदर बहुत सारा डाटा मौजूद है और मैं क्यूरी चलाती हूँ कि वो स्टूडेंट्स जिनकी फ़ी अनपेड है उनका रिकॉर्ड शो हो जाए। सही। अब डेटाबेस के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, लेकिन सिर्फ उन स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हमें रिट्राइव होके एक टेबल की फॉर्म में शो हो जाएगा जिनकी फ़ी अनपेड आ रही है। या मैं कहती हूँ कि एक लाइब्रेरी डेटाबेस है और मैं कहती हूँ कि वो स्टूडेंट्स जिनके पास कोई भी बुक इशू की गई थी लेकिन ड्यू डेट के बाद भी उन्होंने रिटर्न नहीं की, उनका रिकॉर्ड शो हो जाए। मेरे पास स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड शो हो जाएगा। तो ये जो क्यूरीज होती हैं इस तरह से ये हमें फैसिलिटेट कर रही होती हैं। मोर फ्लेक्सिबल वे ऑफ सिलेक्टिंग, फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स। हम बहुत ही आसानी से डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी सिलेक्टिंग की एग्जांपल मैंने दी है ना कि बहुत बड़ी एक डाटाबेस थी, थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड थे, लेकिन मेरा क्राइटेरिया पे हो सकते सिर्फ 5-6 स्टूडेंट्स मौजूद हों या सिर्फ 5-6 स्टूडेंट्स ही उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हो, तो सिर्फ 5-6 ही रिट्राइव होकर मेरे पास आएंगे, सारे का सारा डाटा नहीं आएगा। तो ये हमारे पास क्या होती है, सिलेक्टिंग होती है। फिल्टरिंग भी इसी तरह से होती है कि एक फुल डाटा पड़ा है उसमें से हम अपनी मर्ज़ी का डाटा फ़िल्टर करके एक्सेस कर लें। सारा डाटा नहीं चाहिए मुझे कोई स्पेसिफिक डाटा चाहिए, मुझे कोई स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग डाटा चाहिए। सही है। या फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि एक टेबल है उसके अंदर बहुत सारा डाटा पड़ा है। एक स्टूडेंट टेबल ले लेते हैं, स्टूडेंट का नेम है, क्लास है, एज है, एड्रेस, ईमेल, मार्क्स, रोल नंबर, सब कुछ है, लेकिन मैं कहती हूँ कि सिर्फ मुझे रोल नंबर और नेम शो हो जाए। तो मैंने फ़िल्टरिंग का इस्तेमाल किया कि मैंने सारा डाटा नहीं, उसमें से फ़िल्टर करके कुछ डाटा, उस टेबल का कुछ हिस्सा शो करवाया। अच्छा, नेक्स्ट सॉर्टिंग मीन जब हम डाटाबेस बना रहे होते हैं कभी भी हम इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते कि नहीं भाई मैंने सीक्वेंस में नंबर्स डालने, मैंने सीक्वेंस में डाटा डालना है। हम बस डाटा एंट्री करते जाते हैं। फिर उसके बाद हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेटिकली जिनका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है वो पहले ऊपर आ जाएं, या हम न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं सॉर्टिंग, 1 ऊपर आ जाए, 2 नीचे आ जाए, 3 उसके बाद आ जाए। तो मेन डिपेंड करता है सॉर्टिंग किस किस्म की करनी है, और वो भी विद द हेल्प ऑफ क्यूरीज हम कर सकते हैं। एसक्यूएल का इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास क्यूरी चलेगी। क्यूरी चल जाने के बाद जो आउटपुट आएगी वो अक्सर औक़ात टेबल की फॉर्म में ही आती है। यूज़र कैन चेंज डाटा बाय क्यूरीज। हम क्यूरीज से जस्ट डाटा रिट्राइव नहीं कर सकते, बल्कि अगर सपोज करते हैं किसी का कोई डाटा अपडेट होना है, चेंज होना है, हम वो भी कर सकते हैं। आल्सो यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। क्यूरीज से हम कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, और ये इन सब के आगे हम चैप्टर 6 में एग्जांपल्स भी देखेंगे कि किस किस तरह से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। अच्छा, आप क्यूरी की एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते हैं ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल के अंदर अगर आप देखें तो रोल नंबर, नेम, मार्क्स और ग्रेड कुछ डाटा पड़ा है, कुछ रैंडम सा टेबल आप बना लीजिएगा। क्यूरी पे अगर क्वेश्चन आता है तो एग्जांपल लाजमी दीजिएगा साथ में, और टेबल की भी एग्जांपल लाजमी दीजिएगा। मीन जब आप टेबल के बारे में बताएंगे तो साथ में इस तरह से एक रैंडम टेबल बना के आपने लाजमी साथ में बता देना है कि क्या होता है टेबल। अब बेहतर यही है कि टेबल के आप डिफरेंट फील्ड्स को भी रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। और टेबल पे अगर क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा बेहतर टेबल पे लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 6 के स्टार्ट में। हम नेक्स्ट लेक्चर में वही डिस्कस करेंगे। तो
आपने उन चीज़ों को भी इसके अंदर मिक्स करके ही लिखना है। जितना ज़्यादा, जितना अच्छा, जितना प्रॉपर लिखा हुआ होगा इतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आपने कोशिश करनी है कि आप जहाँ जहाँ पे टेबल का जिक्र है आप उसको इन्वॉल्व करके लिखें, इंक्लूड करके लिखें, ठीक है। अच्छा, क्यूरीज के लिए एक हमने रैंडम सा टेबल बनाया, सही है। अब इसके ऊपर मैं क्यूरी चलाना चाहती हूँ। क्यूरी क्या चलाई? मैंने कहा यूज़र इसमें से सिर्फ उनके रिकॉर्ड्स रिट्राइव करना चाहता है जिनके मार्क्स अबव 600 हैं। ये अब फुल टेबल पड़ा है। अब इसमें से हमने क्यूरी चलाई कि सिर्फ उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड नज़र आए जिनके 600 अबव मार्क्स हैं। तो कौन से स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमारे पास शो होगा? रोल नंबर 1 का शो होगा। क्यों? मार्क्स 730 हैं। हमारे क्राइटेरिया पे ये मतलब हमारी क्राइटेरिया को ये फॉलो कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है। फिर 662 ये भी अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है। फिर 685 ये भी अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है, 600 अबव है इसमें भी। लेकिन 531 को अगर हम देखें तो ये 600 अबव नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला रिकॉर्ड स्किप हो जाएगा और बाकी ये तीनों रिकॉर्ड हमें शो हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होगी? आउटपुट होगी, रोल नंबर, नेम, मार्क्स और ग्रेड, सही है। और इसमें सिर्फ उन स्टूडेंट्स के मार्क्स मौजूद हैं जिनके 600 अबव हैं। आप किसी भी किस्म की क्यूरी इसके ऊपर चला सकते हैं। सपोज हम कहते हैं कि उनका रिकॉर्ड शो हो जाए जिनका ग्रेड भी है, सही। तो फिर किस किस का रिकॉर्ड शो होगा? 2 का और 3 का शो होगा। या हम कहते हैं कि हमें उनका रिकॉर्ड शो हो जिनका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर सिर्फ ये वाला रिकॉर्ड शो होगा। या हम कहते हैं कि उनका रिकॉर्ड शो हो जिनके मार्क्स अबव 700 हैं, तो सिर्फ पहला रिकॉर्ड शो होगा। तो मीन डिपेंड करता है हमने किस किस्म की क्यूरी चलाई, उस किस्म का डाटा हमारे पास शो हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जब हम आउटपुट ले तो सारी फील्ड्स ही आएँ। सपोज़ मैं कहती हूँ कि मुझे 600 अबव स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड भी चाहिए और फुल रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे बस उनका रोल नंबर और उनका नेम चाहिए। तो आउटपुट किस तरह से आएगी? आउटपुट के अंदर 600 अबव ये सिर्फ क्राइटेरिया को फॉलो करने के लिए हमने दिया, लेकिन आउटपुट में ये नहीं आएगा। मार्क्स और ग्रेड वाला कॉलम हमें नज़र ही नहीं आएगा और सिर्फ क्या होगा? रोल नंबर 1 उस्मान, रोल नंबर 2 नदीम और रोल नंबर 3 अदनान। ये 3 चीज़ें हमें शो हो जाएंगी। क्यों? हमारा क्राइटेरिया ये था कि जिनके 600 अबव मार्क्स हैं उनका रोल नंबर और उनका नेम शो हो जाए। तो इस तरह से हमें जस्ट इतना ही डाटा ये शो करवा देगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आज हमने स्टडी की कि किस तरह से हमारे पास टेबल्स होते हैं और किस तरह से हम क्यूरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।